स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल PS क्लासेस पर। तो दोस्तों, यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट हम आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके 7 अप्रैल को होने वाले भौतिक विज्ञान के एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं। और देखिए स्टूडेंट, आपको बताता चलूँ कि क्वेश्चनों के साथ साथ उन क्वेश्चनों का क्या आपको जवाब देना होगा, ठीक है, वो मैं आपको बताता चलूँगा। यानी कहने का मतलब बच्चों मेरा ये है कि आपका जो 7 अप्रैल को होने वाला फिजिक्स का एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें उस एग्ज़ाम के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चन जो ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, अर्थात जिनके आने की ज़्यादा संभावना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्वेश्चनों के साथ साथ उनके आंसर भी मैं बच्चों हाथ बताता हुआ चलूँगा। और एक स्टैंड आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट ये करूँगा कि वीडियो लेक्चर को पूरा जरूर देखें स्टैंड, क्योंकि मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इन क्वेश्चनों से बच्चों आपको लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे स्टैंड। ठीक है, तो इसलिए वीडियो लेक्चर को पूरा देखें स्टैंड। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्वेश्चन भी बताऊंगा, क्वेश्चनों के आंसर भी हाथों हाथ में आपको बताता चलूंगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन बच्चों जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्जाम के लिए, समय बचाने के लिए मैंने उनको पहले ही स्क्रीन पर लिख रखा है। ठीक है, अब मैं बारी बारी से उनको पढ़ूंगा और उनके आंसर आपको हाथ हाथ बताता हुआ चलूंगा स्टैंड। ठीक है, तो ध्यान से समझें। तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है। पहला क्वेश्चन है बच्चों, तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। तरंगाग्र को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं वेव फ्रंट। क्या बोलते हैं बच्चों? वेव फ्रंट। ठीक है, तो देखिए आप हेडिंग लगाएंगे तरंगाग्र। क्या लगाएंगे बच्चों? हेडिंग लगाएंगे तरंगाग्र। ठीक है, तो देखिए डेफिनेशन बोल रहा हूँ, ध्यान से सुने। क्या देखिए, किसी क्षण किसी माध्यम में, किसी क्षण किसी माध्यम में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ, किसी क्षण किसी माध्यम में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण, जिस पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण कंपन की समान कला में हो, कोमा तरंगाग्र कहलाता है। आई बात समझ में आप लोगों को? ध्यान से सुने, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। किसी क्षण किसी माध्यम में खींचा गया एक ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिस पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण, जिस पर स्थित माध्यम का प्रत्येक कण कंपन की समान कला में हो, तरंगाग्र कहलाता है। तो बच्चे ये इसका जवाब हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए स्टैंड दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। एम्पियर के परिपथीय नियम को लिखिए। एम्पियर के परिपथीय नियम को लिखिए स्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एम्पियर का सर्किटल लॉ क्या होता है, ध्यान समझें। देखिए हेड लगाएंगे एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुसार तो क्या लिखेंगे? देखिए, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र V का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र V का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा का, उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा का मी नॉट गुना होता है। ठीक है, उसका फार्मूला क्या होता है बच्चों? फार्मूला मैंने स्क्रीन पर पहले ही लिख रखा है, जहां V क्या है बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र है, और डेल्टा L क्या है? यानी ये रेखीय सदिश स्टैंड। ठीक है, और म्यू नॉट क्या बच्चों? चुंबकशीलता है, और आई इन का मतलब है, आई इन का मतलब है लूप द्वारा यानी परिपथ द्वारा घिरी हुई नेट धारा अर्थात कुल धारा। ठीक है, तो ये एम्पियर का परिपथ नियम का बच्चों फार्मूला है। कभी कभी इस फार्मूले को बच्चे एक नंबर में पूछ लिया जाता है लिखने के लिए स्टैंड। ठीक है, अच्छा, तो ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, तो आपको समझ आया कि एम्पियर का परिपथ नियम क्या होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन उस पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। फार्मूला मैंने स्क्रीन पर लिख रखा है। ठीक है, तो अब बात देखिए क्वेश्चन का, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बच्चों? वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनके 2 गुण लिखिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनके 2 गुण लिखने। ठीक है स्टैंड, तो देखिए हेड लगाएंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इतना हेडिंग लगाएंगे। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, ध्यान से समझें। हेड लगाएंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगे, क्या लिखना है ध्यान से समझें। ठीक है, जब किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा, जब किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है तो परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होने लगती है। ठीक है, और इन तरंगों को हम वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। बस मैं आप लोगों को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब किसी परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा बहुत उच्च आवृत्ति से बदलती है, अर्थात उसके दोलन जो होते हैं बहुत जल्दी जल्दी होने लगते हैं। ठीक है, तो परिपथ में ऊर्जा तरंगों के रूप में प्रसारित होने लगती है, उन तरंगों को हम वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। ठीक है, अब इसके 2 गुण पूछे गए। 2 गुण अगर आपसे पूछे जाए तो क्या है? देखिए पहला गुण आप बता सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय तरंगे
प्रकाश की चाल से चलती हैं। यानी कहने का मतलब है जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड निर्वात वायु में, तो इतनी ही चाल किसकी होती है बच्चों? वैद्युत चुंबकीय तरंगों की होती हैं। तो ले सकते हैं आप कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल होती है निर्वात वायु में प्रकाश की चाल के बिल्कुल समान होती है। बात समझिए आप लोगों को, ठीक है। दूसरा आप लिख सकते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगों में, वैद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। बात समझ में? तो ये 2 गुण मैंने आप लोगों को बताए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है नमन अथवा नति कोण से आप क्या समझते हैं? नमन अथवा नति कोण से आप क्या समझते हैं? देखिए स्टैंड, नति कोण हेडिंग लगाएंगे, ठीक है। क्या लिखना है ध्यान सुने, ठीक है। चुंबकीय सुई की अक्ष, चुंबकीय सुई की अक्ष पृथ्वी के क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाती है उसे नति कोण कहते हैं। बड़ी कम शब्दों में परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान सुने। चुंबकीय सुई की अक्ष, चुंबकीय सुई की अक्ष पृथ्वी के क्षैतिज घटक के साथ जो कोण बनाती है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? नति कोण कहते हैं। इसे हम थीटा से प्रदर्शित करते हैं। बात समझिए आप लोगों को? तो ये भी बच्चों आपकी नति कोण की डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या बच्चों? वैद्युत धारिता की परिभाषा लिखिए। वैद्युत धारिता की परिभाषा लिखिए, ठीक है। क्या होती है? ध्यान से रहे, वैद्युत धारिता की परिभाषा देखिए, हेड लगाएंगे वैद्युत धारिता। देखो, किसी चालक को दिए गए आवेश Q, किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उस चालक के विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। मात्रा क्या इसका? कूलाम प्रति वोल्ट, या हम इसको बच्चों फैराड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वैद्युत धारिता की परिभाषा क्या है? किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को उस चालक की धारिता कहते हैं। इसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। मात्रा इसका कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिख लिए, और ऐसा मान के चलिए क्वेश्चन आ ही रहा है इस साल, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैं लिख रहा हूँ, ध्यान सुने। संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, ठीक है। चलिए मैं लिखता हूँ। अब इसका थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा ऊपर से साफ करूँगा, फिर मैं इसकी शर्तें लिखने वाला हूँ। तो चलिए देखिए, अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ। अब मैं संपोषी व्यतिकरण तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो पहले हम लिखेंगे, देखिए संपोषी व्यतिकरण के लिए बच्चों किसके लिए लिखेंगे? संपोषी व्यतिकरण के लिए, व्यतिकरण के लिए शर्तें, ठीक है। पहली बात तो होती है बच्चे इसमें कलांतर की, और दूसरी बात होती है पथांतर की। बस ये लिखना होता है कि संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर कितना होता है और पथांतर कितना होता है। तो कलांतर को तो बच्चों लिखते हैं, हम लिखते हैं फाई से, और पथांतर को लिखते हैं बच्चों हम डेल्टा एक्स से। ये कलांतर है, ये पथांतर है, ठीक है। इसमें जो होता है बच्चों आपका कलांतर होता है या तो शून्य होता है या फिर पाई का पूर्ण गुणज होता है, पाई का सम गुणज होता है, पाई का सम गुणज। जैसे 0 या तो शून्य हो सकता है कलांतर तरंगों के बीच में, या फिर 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, या आगे जा सकता है। याद रखना, पाई के साथ जो नंबर की गुणा हो रही होगी वो क्या होगी? एक सम संख्या होगी। देखो 2, 4, 6 सब संख्या होती है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं, देखिए आपकी पथांतर। याद रखना, ये जो होता है आपका फाई बच्चे कलांतर होता है। क्या होता है? कलांतर, ठीक है स्टैंड। और ये होता है बच्चा आपका पथांतर, ठीक है। तो ये क्या होता है? देखिए 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, और ऐसे जाता रहेगा। तो ये जो शर्तें हैं बच्चों किसके लिए हैं? ये बच्चों संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्तें हैं। अब हम बात करेंगे विनाशी व्यतिकरण के लिए। बच्चों किसके लिए बात करेंगे? विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें, ठीक है। तो देखिए विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या आ जाएगा? देखिए विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें क्या होती हैं, ध्यान से समझें, ठीक है। तो इसमें वो हेड लगाएंगे, एक तो लगाएंगे बच्चों हम कलांतर की यानी फाई के लगाएंगे, और दूसरी चलिए यहाँ तक लिख देंगे, और आगे लगाएंगे बच्चों पथांतर यानी डेल्टा एक्स के लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा जगह कम है, मैं आगे पीछे सामने लिख रहा हूँ उसको, ठीक है। तो इसमें जो बच्चों आपका कलांतर होता है, देखो कलांतर ध्यान समझें, इसमें होता है, देखिए इसमें था पाई का, इसमें पाई का क्या समगुणज था, इसमें पाई का विषम गुणज होता है। जैसे पाई के साथ 1 लिख लीजिए, तो एक तो हम लिख सकते हैं, एक तो विषम संख्या होती है। इस पर बच्चों क्या था आपका 3 पाई होता है, 5 पाई होता है,
देखो यहाँ पे अगर मान लो 1 है यहाँ, तो 1 3 5 विषम संख्या है पास में आप लोगों को। अच्छा, पथांतर की बात कर लेते हैं। ये तो कलांतर हो गया आपका। ठीक, पथांतर क्या होता है बच्चों? λ/2, 3 λ/2, 5 λ/2। ध्यान से देखें, बाई टू सही मारा है, और यहाँ जो नंबर होंगे विषम होंगे। जैसे देखो 1 λ/2, तो 1 3 5 सबके यहाँ विषम संख्या है, λ/2 अपन मारा है, जबकि यहाँ पर अपन में नहीं आता है। तो ये जो शर्तें हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें हैं, और ये जो शर्तें बच्चों संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्तें हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा आपको समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। ठीक है, और यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो आप लोगों से विशेष रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और कमेंट कर बताइए कि वीडियो लेक्चर आपको कैसा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बच्चों? नेत्र की समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। नेत्र की समंजन क्षमता, हेड लगाएंगे नेत्र की समंजन क्षमता। अब देखिए बच्चों मैं इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए नेत्र की समंजन क्षमता क्या है? देखिए मैं बोल रहा हूँ, मानव नेत्र द्वारा आवश्यकता अनुसार अपनी फोकस दूरी परिवर्तित कर लेने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। बस में आप लोगों को यहाँ लेंस की क्षमता नहीं, अधिकांश बच्चे गलती कर देते हैं, आता है नेत्र की समंजन क्षमता और लिखे आते हैं लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता अलग चीज होती है। लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का फार्मूला होता है बच्चों P=1/f मीटर में। ठीक है, ये लेंस की क्षमता होती है। और ध्यान से सुने, ये क्या देखिए नेत्र की समंजन क्षमता, अंतर देखे, अंतर है ना, कभी गलत कंफ्यूज हो जाए आप लोग। ठीक है, तो लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की फोकस दूरी के प्रतिलोम यानी विक्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, जबकि फोकस दूरी काय में नापी गई बच्चों? मीटर में नापी गई हो। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ नेत्र की समंजन क्षमता, ठीक है, मानव नेत्र द्वारा अपनी फोकस दूरी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर लेने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लेंज के नियम को लिखिए। लेंज के नियम को लिखिए स्टूडेंट। ठीक है, देखिए बता रहा हूँ, ध्यान से हेडिंग लाएंगे लेंज का नियम क्या। देखिए किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। बस हो गया लेंज का नियम। एक बार फिर से रहे, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वो उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, हो गया लेंज का नियम। चाहे तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा बात कर लें। देखिए एलसीआर परिपथ में प्रतिबाधा के लिए सूत्र लिखिए। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा के लिए सूत्र, चलिए देखिए मैं इसको साफ कर रहा हूँ और देखिए मैं इसको सूत्र को लिख कर दिखा रहा हूँ। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा के लिए सूत्र होता है वो आता है, इसका देखिए आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। देखिए क्या होता है, Z वर्गमूल R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा के लिए बच्चों क्या है? सूत्र, जो आपसे 1 नंबर में लिखने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो क्या देखिए हम समझें, Z जहाँ Z क्या परिपथ की प्रतिबाधा, वर्गमूल है विषय क्या है? वर्गमूल है। ठीक है, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, जहाँ XL क्या है बच्चों? प्रेरण प्रतिघात है, और XC क्या है बच्चों? आपका धारित्र प्रतिघात है। ठीक है, बस में आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 क्या देखिए, तरंगाग्र की परिभाषा। ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, माफ कीजिए इसके लिए। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एंड गेट। एंड गेट क्या है? एंड गेट क्या है? इसका लॉजिक प्रतीक और बूलियन व्यंजक लिखिए। ठीक है, तो देखिए एंड गेट क्या होता है बच्चों? एंड गेट एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है, यानी एंड गेट एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति होती है बच्चों, ठीक है, जिसके अंदर 2 तो निवेशी सिग्नल होते हैं और केवल एक निर्गत सिग्नल होता है। ठीक है, ये ए है और ये बच्चों ये बी है। ये निवेशी सिग्नल है और बच्चों ये क्या आपका निर्गत सिग्नल है वाई। ठीक है, और ये जो गेट है बच्चों क्या बच्चों? ये आपका एंड गेट है। कौन सा गेट बच्चों? एंड गेट है। ठीक है, तो परिभाषा क्या देखिए, एंड गेट क्या है? तो लिखेंगे वह युक्ति, ठीक है, जिसके अंदर 2 निवेशी सिग्नल होते हैं तथा एक निर्गत सिग्नल होता है। 2 निवेशी यानी 2 निवेशी सिग्नल, यहाँ से सिग्नल एंट्री करेगा, यहाँ से आउटपुट के रूप में सिग्नल यहाँ मिलेगा। तो 2 निवेशी सिग्नल और एक निर्गत सिग्नल, 2 निवेशी सिग्नल और एक निर्गत सिग्नल होता है, वो क्या कहलाता है बच्चों? आपका एंड गेट कहलाता है। ठीक है, तो इसका ये लॉजिक प्रतीक हो गया, जो है ना लॉजिक प्रतीक, तो ये इसका लॉजिक प्रतीक है। इसका बूलियन व्यंजक क्या होता है बच्चों? ये बूलियन व्यंजक होता है, मैं लिख देता हूँ, A एंड V इज इक्वल टू
वाई, ये इसका बूलियन व्यंजक है। किसका बच्चों? एंड गेट का। तो बूलियन व्यंजक बच्चों ये है, लॉजिक प्रतीक ये है, ठीक है। और जो डेफिनेशन थी मैंने आपको बताई कि वह युक्ति जिसके अंदर दो निवेशी सिग्नल होते हैं और एक निरवक सिग्नल होता है, एंड गेट कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एन टाइप तथा पी टाइप अर्धचालक से आप क्या समझते हैं? दोनों में से कोई एक पूछा जा सकता है या दोनों भी आपसे पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है बच्चों? एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है जब हम शुद्ध अर्धचालक जैसे सिलिकॉन में +5 संयुक्ता का अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं तो क्या बनता है बच्चों? आपका एन टाइप अर्धचालक बनता है, ठीक है। अब पी टाइप कैसे बनता है? जब हम शुद्ध अर्धचालक में +3 संयुक्ता का अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं तो आपका बच्चों पी टाइप अर्धचालक बनता है। बस में आपको तो आपको क्या लिखना होगा? जब हम शुद्ध अर्धचालक में +5 संयुक्ता वाला अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं तो आपको बच्चों क्या बनता है? एन टाइप अर्धचालक बनता है, ठीक है। जब हम शुद्ध अर्धचालक में, ठीक है, +3 संयुक्ता का अपद्रव्य परमाणु मिलाते हैं तब का बच्चों पी टाइप अर्धचालक बनता है, ठीक है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे यहाँ तक समझ में आई होगी स्टूडेंट। और ये वो क्वेश्चन थे बच्चों जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।